हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और आज का सेशन वापस से बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये सेशन हेल्पफुल होगा उन सभी के लिए जो किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आती है, आपके सिलेबस में इंग्लिश है, तो फिर ये वाला सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। राइट, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन हम शुरू करेंगे। ड्यू टू some unavoidable circumstances I am not able to take this class live, बट ठीक है, रिकॉर्डिंग से भी मेन चीज है कि ज्ञान होना चाहिए। राइट, आपको ज्ञान मिलना चाहिए, क्लास चलनी चाहिए, तो इसलिए रिकॉर्डिंग से भी सब चलेगा, सब सही रहेगा। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा और साथ में बने रहिएगा आखिरी तक। ठीक है, कुछ स्किप करने की जरूरत नहीं है, बस साथ में बने रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको पढ़ाई करनी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर फ्रेजल वर्ब। ओके, अच्छा, सेशन शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा। हम जब भी देखेंगे उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, उसको आप एक बार मेंशन जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आपको भैया ये जो खाली स्थान दिख रहा है उसमें भरना है। क्या भरना है? एक प्रॉपर फ्रेजल वर्ब भरनी है। 10 कैंडिडेट्स, फिर टर्न्ड अप, टर्न्ड ओवर, टर्न्ड आउट या टर्न्ड डाउन फॉर द इंटरव्यू। टर्न से बने हुए सारे ही फ्रेजल वर्ब हैं आपके। एक है अप, एक है ओवर, एक है आउट, एक है डाउन। ओके, अच्छा, यहाँ पे एम लिखा है, ध्यान से इसको क्या कर दीजिएगा, TURNED, टर्न्ड ओवर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आंसर की बात करें, अगर 10 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए क्या किए होंगे? टर्न अप किए होंगे, टर्न ओवर, टर्न आउट या टर्न डाउन। ध्यान रखेंगे, टर्न अप जब आप बोलते हो, ठीक है, टर्न अप मतलब क्या होता है? अराइव, कहीं पर पहुंचना होता है। टर्न अप मतलब अराइव। ओके, टर्न ओवर आपने सुना होगा किसी कंपनी का, भाई इतने 100 करोड़ का टर्न ओवर है, वो होता है टर्न ओवर। टर्न आउट मतलब क्या होता है कि आप कोई डिश बना रहे थे और इट टर्न्ड आउट टू बी बैड इन टेस्ट। ठीक है, यानी कि आप कोई डिश बना रहे थे और वो टेस्ट में कैसी हुई? गंदी हुई, यानी रिजल्ट जो हुआ। ठीक है, टर्न आउट का मतलब लिख लीजिएगा, रिजल्ट से जुड़ता मिलता जुलता रहता है, रिजल्ट से। एंड टर्न डाउन मतलब न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा मिलता है ये वर्ड। क्या? टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब क्या होता है? खारिज कर देना, और यू कैन से रिजेक्ट कर देना। क्या करना? रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, इंटरव्यू के लिए 10 कैंडिडेट क्या होंगे? रिजेक्ट होंगे, रिजल्ट होंगे या आए होंगे? 10 कैंडिडेट्स आए हैं, अराइव, टर्न्ड अप, ठीक है, आए थे इंटरव्यू के लिए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जितनी मीनिंग आपने देखी है उन सबको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 कहता है कि कौन सा इनमें इनकरेक्टली स्पेल्ड है, यानी स्पेलिंग किसकी गलत है? पहला है मैजिस्ट्रेट, प्रिलिमिनरी, डिसिप्लिनरी, इंटरोगेशन। सारे ही वर्ड ऐसे हैं कि आप यूज करते रहते हो, आप देखते रहते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, पहला है मैजिस्ट्रेट, MAGISTRATE, मैजिस्ट्रेट जैसे बोलते हो वैसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिलिमिन प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक, है ना? प्री एग्जाम्स जो होते हैं इसी का शॉर्ट है प्री। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी कोई दिक्कत नहीं है। बट डिसिप्लिन की स्पेलिंग क्या होती है? DISCI होता है ना। डिसिप्लिन में क्या होता है? एस आता है। यहाँ पे एस है क्या? नहीं है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड है, इनकरेक्टली स्पेल्ड है। क्या होना चाहिए? DISCI PLINARI, डिसिप्लिनरी होना चाहिए था। इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव, राइट, वही आपको ध्यान है, इंटरोगेशन, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन नंबर 3, हु इज कॉल्ड अ मैन ऑफ स्ट्रॉ? मैन ऑफ स्ट्रॉ किसे कहते हैं? स्ट्रॉ क्या होता है? तिनका होता है ना, भूसा होता है, तिनका होता है। तो अगर कोई मैन ऑफ स्ट्रॉ है मतलब भूसे बराबर आदमी है, यानी कि कोई दम नहीं है बंदे में। और अगर बंदे में दम नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वेरी एक्टिव पर्सन, अ वर्दी फेलो या अनरीजनेबल पर्सन। कैसा होगा? उस आदमी के अंदर कोई सब्सटेंस ही नहीं है, बिल्कुल दम ही नहीं है। ऑप्शन A will be the correct answer for question number 3. Okay, moving on number 4. Number 4 कहता है the meaning of the phrase to drive home is.
एक फ्रेज है टू ड्राइव होम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप अपनी आराम गाह में पहुंच गए, या फिर आप अपनी ओरिजिन पे पहुंच गए, या फिर आपने जोर दिया किसी बात पे, या फिर आपको अपनी रूट्स, अपनी जड़ों का पता चल गया। ध्यान दीजिएगा, टू ड्राइव होम पहली बार में आप पढ़ोगे तो ऐसा लग सकता है यार, ड्राइव होम अपने घर जाना, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ अपना जो कंफर्ट प्लेस है वहां पे आप जा रहे हो, इसका मतलब होगा टू ड्राइव ड्राइव होम। लेकिन ध्यान रखेंगे, टू ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? किसी बात को जब आप जोर दे के बोलते हो, किसी को सामने वाले को समझाने के लिए आप जब बातों पे जोर देते हो, उसको आप बोलते हो टू ड्राइव होम। ये वाला काफी अनएक्सपेक्टेड सा होता है, तो प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। टू ड्राइव होम का मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी, टू एम्फेसाइज। ओके, देखो लाइव क्लास में 4 क्वेश्चन में भी आपको बहुत टाइम लग जाता है, बट रिकॉर्डिंग में 4 क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हो जाता है। नंबर 5, द सिनोनिम ऑफ जर्मिनेट इज, जर्मिनेट करने का सिनोनिम क्या होता है? जर्मिनेशन आपने अगर कभी बायो पढ़ी है जीवन में, आपको पता है सीड्स होते हैं, सीड्स का क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन मतलब उसमें से जब स्प्राउट्स निकलते हैं, आप चने भिगोते हो ना, 2-3 दिन उसको भिगो के रखो सुखा के, तो उसमें से क्या होता है? स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, अंकुरण जिसे बोलते हैं। ठीक है, अंकुरित चने हो जाते हैं, तो वही क्या है? स्प्राउट। तो जर्मिनेशन मतलब स्प्राउट करना। आप कह सकते हो ब्रीड और प्रोड्यूस भी तो हो सकता है, नहीं, ब्रीड और प्रोड्यूस अलग चीजें हैं। सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, सीड स्प्राउट करता है, सीड जर्मिनेट करता है। राइट, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। जर्मिनेट का क्या होगा? स्प्राउट होगा। मूविंग ऑन, नंबर 6, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लीजर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ व्हाट? एक ऐसा व्यक्ति जो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट क्या होता है? इनडिफरेंट मतलब एक समान है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है जो इनडिफरेंट है अपने पेन में भी अपने प्लेजर में भी, ठीक, तो वो कैसा होगा? सैडिस्ट होगा, एरिस्टोक्रेट होगा, स्टोइक होगा, या साइकेट्रिस्ट होगा? अच्छा, ये जो साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग है ना, इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पे साइकेट्रिस्ट जैसे शब्दों को पूछ लेता है, क्योंकि लगा पी है, बोल क्या रहे हैं? साइकेट्रिस्ट, साई, है ना? तो आप सोच सकते हो कि अच्छा साइकेट्रिस्ट है, एस वैस से शुरू होगा, पी से कैसे शुरू हो सकता है? ध्यान रखिएगा। ओके, जो स्पेलिंग है उस पे भी आपको ध्यान देना जरूरी है, चाहे किसी भी चीज की स्पेलिंग हो, हर चीज पे को ध्यान देना है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दुख में भी वैसा ही है, सुख में भी वैसा ही हो, उसको आप क्या बोलोगे? सैडिस्ट कौन होता है? सैड, सैड में इस्ट लगा है, ठीक है। सैडिस्ट क्या होता है? सैडिस्ट से मुझे वो याद आ गया, बिस्किट बिस्की किट, है ना? तो सैडिस्ट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों को दर्द पहुंचा के, टॉर्चर करके मजा आए, है ना, दूसरों को रोता देख के जिसे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा हो, वो होता है सैडिस्ट। कुछ लोग होते हैं ऐसे गिरे दिमाग के, ओके, कि वो दूसरों को दुख में देख रहे हैं, दूसरों के को दर्द में देख रहे हैं, दूसरों को रोता देख रहे हैं, तो उन्हें बहुत हंसी आ रही है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो क्या है? वो सैडिस्ट होता है। एरिस्टोक्रेट अगर कोई है, एरिस्टोक्रेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एरिस्टोक्रेट क्या होता है? राजशाही वाली जो चीज होती है ना, एक सेकेंड, एरिस्टोक्रेट क्या होता है? राजशाही, राइट। तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। एक बचा क्या? स्टोइक। स्टोइक क्या होता है? ध्यान रखेंगे, स्टोइक क्या होगा? जिसको पेन और प्लेजर से कोई फर्क नहीं है, वो ऐसा ही है, हंस रहा है तो हंस ही रहा है, चाहे पेन हो चाहे प्लेजर हो, या फिर रो रहा है तो रो ही रहा है, उसको उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसा है वैसा है। तो स्टोइक हो जाता है, जो कि बिल्कुल इनडिफरेंट है, पेन्स में भी प्लेजर में भी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग ऑन, नंबर 7, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट इज कॉल्ड। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। एक ऐसी बीमारी जो कांटेक्ट से फैले, उसको आप क्या बोलते हो? इनक्यूरेबल बोलते हो, इन्फेक्शियस बोलते हो, कंटेजियस बोलते हो, या फैटल बोलते हो? देखो, इनक्यूरेबल, जिसका कोई क्योर ना हो, क्योर मतलब क्या होता है? इलाज होता है, राइट। तो जिसका कोई इलाज ना हो वो क्या हो जाएगा? इनक्यूरेबल हो जाएगा। फैटल मतलब क्या होता है? फैटल मतलब क्या होता है? डेडली, मतलब बस अब तो मर ही जाओगे, है ना। कोई अगर बीमारी है, बहुत ही फैटल बीमारी है, जैसे कोविड आया था, फैटल बीमारी थी, तो फैटल मतलब डेडली बीमारी है, कि भाई मार के ही मानेगी अब तो, राइट। फैटल। अच्छा, फैटल और फैटलिस्ट ध्यान दीजिएगा,
फेटल और फेटलिस्ट अलग अलग चीजें हैं। फेटल डेडली है, जबकि फेटलिस्ट कौन होता है? जो अपने भाग्य में बहुत विश्वास रखता है वो फेटलिस्ट होता है। ओके, जो डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता है वो फेटलिस्ट होता है। स्पेलिंग काफी कुछ सेम है, बस आईएसटी लगाते ही मीनिंग बदल जाती है, तो कभी भी फेटलिस्ट को फेटल से आप कनेक्ट मत करिएगा। ओके, अब बचता है, आपको कंफ्यूजन इन्हीं दो में होगी, इन्फेक्शियस या कंटेजियस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। कहता है डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट की, जब भी आप संपर्क की बात करते हो कि भाई मैंने तुम्हें छू लिया अब तो तुमको बीमारी हो जाएगी जो मुझे है, तो वो बीमारी होती है कंटेजियस, ना कि इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस बिना छुए भी फैल सकता है, जैसे कोरोना था, उसमें टच जरूरी नहीं था। क्यों बोला जाता था 2 गज दूरी है जरूरी? टच नहीं भी होगा तो भी बीमारी फैल जाएगी। वो कंटेजियस नहीं थी, वो इन्फेक्शियस थी। कंटेजियस क्या होगा? जो संपर्क से फैलेगी। तो कंटेजियस, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बता दीजिएगा। नंबर 8 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है। दे, अब यहाँ पे जानने का क्या आना चाहिए? दे नो हर, हैड नोन हर, न्यू हर, नोन हर एंड ट्रस्टेड हर फॉर ईयर्स। ये वो उसको जानते थे और सालों से उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया था। अब देखिए, जब आप एंड से देख रहे हो, जुड़ा हुआ है क्या? क्या जुड़ा हुआ है? आपका थर्ड फॉर्म जुड़ा हुआ है ना? तो ट्रस्टेड आपको दिख गया, यानी ऐसा नो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नो को आप ट्रस्टेड से नहीं जोड़ सकते, हटा दिया। ठीक है, अब न्यू, नोन, हैड नोन, क्या करना चाहिए? देखो, हमेशा ध्यान देना, वो उसको जानते थे और बरसों से उस पर ट्रस्ट भी करते थे। तो जानते थे और ट्रस्ट करते थे, पहले जानेंगे फिर ट्रस्ट करेंगे, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट में क्या हुआ होगा? जानने का काम। ये किस में जाएगा? आपका पास्ट ऑफ द पास्ट में जाएगा। और ये वाला किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है पास्ट ऑफ द पास्ट, उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? हैड प्लस V3 लगाना पड़ेगा। कहाँ दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है। दे हैड नोन हर एंड ट्रस्टेड हर फॉर ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन, नंबर 9। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन है। दे बिल्ट दिस टेम्पल 3000 ईयर्स अगो। उन्होंने बनाया था ये मंदिर 3000 साल पहले। दिस मस्ट was, this must not have been, this must has been, या this must have been a great civilization। ये जरूर ही एक महान सभ्यता रही होगी। याद करिए, बैच वाले अगर बच्चे हैं, आपको मैंने पढ़ाया था कि क्या होता है मस्ट का मतलब, क्या होता है मस्ट हैव का मतलब। मस्ट मतलब जरूर चाहिए। अगर मैं बोलती कि दिस मस्ट बी अ ग्रेट सिविलाइजेशन, तो इसको तो जरूर एक महान सिविलाइजेशन होना चाहिए। और मस्ट हैव के साथ V3 लगता है, इसका मतलब क्या होगा? आ प्लस जरूर, होगा, होगी, होंगे, कुछ भी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही, ये जरूर एक बहुत महान सभ्यता रही होगी। आ प्लस जरूर होगी या होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? मस्ट के बाद अगर आपसे कहा जाए हैज लग सकता है, कभी नहीं लगेगा, ऐसे एलिमिनेट हो गया। मस्ट के बाद वॉज लगाओगे क्या? मस्ट तो ऑलरेडी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है कि नहीं होती है, तो मस्ट के साथ आप वॉज कैसे लगा सकते हो? हटा दिया। मस्ट नॉट हैव बीन, भाई साहब 3000 साल पहले अगर कोई टेम्पल बना है तो पक्की बात है सिविलाइजेशन महान होगी, है ना? और अगर महान होगी तो आप यहाँ नॉट नहीं लगा सकते। बचा क्या आपके पास? दिस मस्ट हैव बीन, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन, नंबर 10। नंबर 10 क्या कहता है? द सिनोनिम ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक इज। स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है? उसका सिनोनिम आपको बताना है। ऑप्शन से आर्ग्यूमेंट, हर्डल, एडवांटेज, फॉल आउट। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद को आंसर दे लीजिएगा, फिर हम आगे बातें करते हैं ना। द सिनोनिम ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होगा? स्टम्बल, स्टम्बल करना मतलब रुकना, बाधा आना। ठीक है, रुकावट होना, स्टम्बल। तो स्टम्बलिंग क्या हो जाएगा? कोई ऐसी ब्लॉक है जो आपको रोक रही है। ठीक है, ऐसी ब्लॉक है जो आपको रोक रही है। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जिसे आप बोलते हो हर्डल, है ना, बाधा, हर्डल, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन हिंदी में जिसे कहते हो बाधा। ओके, राधा को बाधा हुई है मंजूलिका की, तो स्टम्बलिंग ब्लॉक होगा तो मतलब बाधा होनी चाहिए। कहाँ पे दिख रहा है? आर्ग्यूमेंट होगा नहीं, एडवांटेज होगा नहीं, फॉल आउट होगा नहीं, बचा क्या? हर्डल।
ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन नंबर 11। अच्छा, अगर सेशन समझ आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 11 पे आते हैं। फाइंड द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल द गैप आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। एवरी वन ऑफ अस विल हैव टू अटोन ऑफ अबाउट फॉर बाय हिज और हर मिसडीड्स। अटोन का क्या मतलब होता है? अटोन मतलब रिपेंट करना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिपेंट? डी नहीं टी, मिश्रा जी, रिपेंट। ठीक है, रिपेंट मतलब क्या होता है? पछतावा। क्या करना? पछतावा, या जिसे आप बोलते हो ना कि भाई भुगतना तो पड़ेगा, पाप किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा। तो यहाँ मिसडीड भी वही है ना, सिंस। मिसडीड मतलब गलत काम, यानी सिन, आपके सिंस हो गए, पाप जो है आपके। ठीक है, तो हर किसी को विल हैव टू, भुगतना पड़ेगा उसके पापों के लिए, है ना, पापों के लिए आप भुगतेंगे तो अटोन फॉर होना चाहिए, पाप के लिए भुगतना पड़ेगा, अटोन फॉर हिज और हर मिसडीड्स। ऑप्शन 3 will be the correct answer for question number 11. I hope it is clear. Moving on, प्लीज लिख लीजिएगा अटोन का मतलब क्या होता है। क्या पता आपसे वोकैब में पूछ ले, राइट, कहीं भी पूछ सकता है। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल द गैप। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। वंस अगेन, द चेयर वुड ब्रेक इफ बोथ ऑफ यू। अगेन आता है ये क्वेश्चन आपका कहां से? कंडीशनल से। आप पॉज करेंगे एक बार इस वीडियो को और अपना आंसर अपने मन में सोच के रखेंगे और उसके बाद वापस से इसको प्ले कीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस में एक टाइप हमने पढ़ा था जहां आप देखते हो कि कॉम्बिनेशन, अच्छा मैं सारे टाइप बताती हूँ, ठीक है। पहले में जो कॉम्बिनेशन होता है वो इफ वाली क्लॉज किस में रहती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती है। और फिर जो आपकी सेकेंड क्लॉज होती है दैट इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट। सेकेंड में आपने पढ़ा था इफ के साथ आप क्या लगाते हो? वर लगाते हो, और सेकेंड क्लॉज क्या रहती है? वुड प्लस V1 में रहती है। थर्ड आपने ध्यान दिया था, क्या था? इफ के साथ आप हैड प्लस V3 लगाते हो, ठीक है। और सेकेंड क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 लगाते हो। एंड फोर्थ टाइप होता है जिसमें इफ के साथ आप लिखते हो पास्ट इंडेफिनिट, दैट मीन्स B2, और उसके साथ आप लगाते हो वुड प्लस V1। अब आप यहाँ देखेंगे इफ के साथ आपको पूछ रहा है और दूसरी क्लॉज में वुड प्लस V1 दिख रहा है। वुड प्लस V1 कहाँ कहाँ दिखा? टाइप 2 एंड टाइप 4 में, ठीक है। टाइप 2 में आप क्या देखते हो? हमेशा आपको परिकल्पना यानी इमेजिनेशन दिखती है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप दोनों बैठ जाओ चेयर पे तो चेयर टूट जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे इमेजिनेशन में हमेशा ध्यान रखना वर्ब के आगे कोई वर्ब नहीं दिखती। यहाँ पे आपको दिख रही है कि आप अगर बैठ जाएं, बैठने का काम हो रहा है, यानी टाइप 2 तो हो नहीं सकती, क्या होगा? टाइप 4 होगा। और अगर टाइप 4 होगा मतलब पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब सिट। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है? इफ यू विल सिट, नहीं, इफ यू सिट इन इट, इफ यू सैट इन इट, वुड सिट इन इट। वुड के साथ वुड तो वैसे नहीं होगा। अब बचा क्या? इफ यू सैट इन इट, ठीक है। अच्छा रुको, सिट की तो तीनों फॉर्म सिट ही होती है ना। सॉरी, ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा सिट इन इट, ठीक है। 12th का। मूविंग ऑन, नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेड टू कंप्लीट द सेंटेंस। पेनुरी क्या होती है? मतलब अथाह गरीबी, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीबी। इज द वर्स्ट स्लेवरी एंड, सबसे बुरे प्रकार की ये दासता है और ये आपको किधर लेके जाएगी? मृत्यु की तरफ लेके जाएगी। सो पेनुरी इज द वर्स्ट स्लेवरी, वुड सून लीड टू डेथ, मे सूनर, विल सून एंड विल सूनर। हम कह रहे हैं ये जल्दी आपको मृत्यु की तरफ लेकर जाएगी, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब will soon led to death। ऑप्शन थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आई होप इट इज क्लियर। आते हैं नंबर 14 पे। अब क्या कहता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ओके, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज प्रोफेशन। अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ बट एज अ टीचर नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाने में मजा आता है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो गई? फिलांडरर हो गई, अमेच्योर हो गई, एम्पेरिकल हो गई या इम्पोस्टर हो गई। देखो, अगर आप प्रोफेशनली कोई काम नहीं कर रहे हो, बस शौकिया तौर पे अपने मजे के लिए कर रहे हो, तो आप क्या हो? एमेच्योर दोनों ही होता है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। एमेच्योर हो, ठीक।
ये हो गया। फिलैंडरर कौन होता है? तुम्हारी भाषा में बताऊं, चलो पहले तो हिंदी इंग्लिश में बता देती हूँ। वुमनाइजर जिसे बोलते हैं, वुमनाइजर। तुम्हारी भाषा में जिसको तुम बोलते हो लौंडियाबाज है ये तो, ठीक है, तो फिलैंडरर है। एम्पेरिकल क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, बहुत ही ज्यादा कैसा है, प्रैक्टिकल है, दैट विल बी एन एम्पेरिकल पर्सन। एंड इम्पोस्टर कौन होता है? अगर आपने एक गेम खेला होगा क्या, अमंग अस, वहां पे इम्पोस्टर आप खोजते हो, तो इम्पोस्टर मतलब जो फेक कर रहा है किसी चीज को, जो जो दिखा रहा है वैसा वो है नहीं, ठीक है। तो इम्पोस्टर क्या हो गया? कोई फेक बंदा आके बैठा हुआ है। काउंटर फेट जिसे आप बोलते, लिख देते हैं, काउंटर फेट मतलब फेक होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मूविंग ऑन, अच्छा 14th का 2 हो गया। मूविंग ऑन नंबर 15, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की एग्जिस्टेंस, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, उसको आप क्या बोलेंगे? थीस्ट बोलेंगे, अथीस्ट बोलेंगे, अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे, या एग्नोस्टिक बोलेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए थियोस होता है, ठीक है, क्या होता है? थियोस। थियोस मतलब भगवान, गॉड, ठीक है, थियोस मतलब भगवान। अब कोई बंदा है जो कहता है मैं तो भैया थीस्ट हूं, यानी भगवान में विश्वास करता है, ए लगा दो, नेगेटिव हो जाएगा। ए थीस्ट कोई आके कहता है मैं तो विश्वास ही नहीं करता, है ना। तो थीस्ट और एथीस्ट आपको समझ आ गया। यहाँ आपसे पूछा है जो बिलीव नहीं करता भगवान में, तो एथीस्ट हो जाना चाहिए आंसर, ठीक है। अगला वर्ड आपको दिख रहा है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? जो बहुत परोपकारी है, दूसरों का अच्छा सोचता है, दूसरों का अच्छा करता है, वो हो जाएगा अल्ट्रुइस्ट। एंड इफ आई टॉक अबाउट एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है भाई मुझे तो पता ही नहीं भगवान है कि नहीं है, यानी कि जो कैसा है, डाउटफुल है हर चीज के बारे में, ठीक है, वो क्या होगा? एग्नोस्टिक। देखिए एथिस्ट और एग्नोस्टिक में यही डिफरेंस है। थीस्ट कहता है भगवान है ही नहीं, एग्नोस्टिक कहता है मुझे नहीं पता है कि नहीं है, आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट इट। क्या हो जाएगा? एग्नोस्टिक उसका मतलब होता है। सो यहाँ आंसर होगा सेकेंड वाला, एथीस्ट, फॉर क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग ऑन नंबर 16। 16 क्या कहता है? बारबेरियन का एंटोनिम बताना है। बारबेरियन आपने हिंदी में पढ़ा होगा कभी, हिस्ट्री वगैरह में, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं तो बहुत ही बर्बर प्रजाति के आदिवासी हैं, बर्बर, बर्बर कहीं की आदिवासी भी होते हैं, है ना। तो बर्बर जो है, बर्बर मतलब होता है बहुत ही अनसिविलाइज्ड है। कैसे हैं? बहुत ही अनसिविलाइज्ड है। ऐसे पत्ता वत्ता पहन के घूम लेते हैं, कुछ भी मार के खा लेते हैं, बात हो गया इनका, ठीक है। तो अगर कोई बर्बर है मतलब बहुत ही अनसिविलाइज्ड है, बहुत ही कैसा है, अनकाउथ है, ठीक, अनकाउथ है। आपसे पूछ क्या रहा है? एंटोनिम, यानी उल्टा पूछ रहा है। तो अनसिविलाइज्ड का उल्टा आप क्या बता सकते हो? अनरिफाइंड, सिविलाइज्ड, फॉरेनर, या अनकल्चर्ड। अपने आप आ जाएगा कि सिविलाइज्ड होते हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका आंसर। एंटोनिम बताना था बर्बेरियन का, सिविलाइज्ड होगा। मूविंग ऑन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ सैक्रोसैंक्ट? ठीक है, सैक्रोसैंक्ट का एंटोनिम क्या होता है? सैक्रो, सैक्रो से ही पता चल गया भाई, सैंक्ट से ही पता चल गया भाई, पवित्रता की बात की जा रही है, प्योरिटी की बात की जा रही है, राइट। अब यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, सरप्टिशियस, सैंक्टिमोनियस, अनहोली, सैक्रामेंटल। सैक्रामेंटल, सैंक्टिमोनियस अपने आप से पता चल रहे हैं। सैक्रो सैंक्ट मतलब क्या है? ये अगेन आपकी पवित्रता से ही रिलेटेड है। सैंक्टिमोनियस मतलब पवित्रता है, ठीक है। सैक्रामेंटल जैसे हिंदू धर्म में संस्कार होते हैं, आपको पता है, संस्कार, संस्कार जनेऊ होता है, उपनयन संस्कार होता है, राइट, गर्भ संस्कार होता है, ठीक, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है? गर्भ संस्कार होता है। फिर विवाह संस्कार होता है, सारी चीजें होती हैं। लास्ट में अंतिम संस्कार होता है, राइट। तो ये जो संस्कार होते हैं उनको आप बोलते हो सैक्रामेंटल, ठीक। अगर मैं कह रही हूँ सैक्रोसेंक्ट मतलब पवित्र है, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए? अपवित्र। अपवित्र मतलब अनहोली नहीं होगा, HOLY। होली मतलब क्या होता है? पवित्र। तो अनहोली मतलब अपवित्र, एंड दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 17। आई होप इट इज क्लियर। नंबर 18, एबोरिजिन्स का सिनोनिम क्या होता है? एबोरिजिन्स आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की ये प्रजाति, प्रजाति नहीं, आदिवासी भी होते हैं, आदिवासी जाति होती है, ठीक है। एबोरिजिन्स किन्हें आप बोलते हो? कहीं के भी एबोरिजिन्स अगर हैं मतलब कि भाई ये हमेशा से यहाँ रहे हैं, ठीक है, हमेशा से यहाँ रहे हैं, वो क्या है? एबोरिजिन्स हैं। हमेशा से जो रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, उन्हें बोलते हैं एबोरिजिन्स। एब्सोल्यूशन, फर्स्ट डिजाइन, प्रिमिटिव इनहैबिटेंट्स और कंसेप्ट, क्या होना चाहिए? जो हमेशा से रहे हैं यानी प्रारंभिक इनहैबिटेंट्स जो थे उन्हें आप बोलते हो एबोरिजिन। नंबर थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 18। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन नंबर 19।
अब क्या कह रहा है, क्लॉस्ट्रोफोबिया का सिनोनिम बताना है। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, बंद जगहों पे जो आपको डर लगता है ना, एक छोटे से बिल में आपको घुसा दिया जाए, आपको बहुत डर लगेगा, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। ओके, बंद जगहों की जो डर है उसको आप बोलते हो क्लॉस्ट्रोफोबिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, फोबिया मतलब क्या होता है, डर होता है, फियर होता है। ठीक है, और फील लगा हो, ये ऐसा कुछ लगा हो, उसका मतलब होता है लव, की बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, ऑप्शन नंबर 2 यही आंसर होना चाहिए। फियर ऑफ घोस्ट को आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप फाज्मोफोबिया। ठीक है, अगर भूतों का डर है फाज्मोफोबिया हो जाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में तो कुछ ऐसा वर्ड आएगा नहीं। अगर आपको बार बार चीजें चुराने की लत है, ठीक है, जैसे कोई मूवी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट जैकलिन फर्नांडिस थी उसमें शायद, और उसको चोरी की लत होती है कि चाहती नहीं फिर भी कुछ चीजें वो चुरा लेती है। तो अगर आपको चोरी की लत है, चोरी करने की बीमारी है, तो उसको आप क्या बोलते हो, वो टर्म होता है क्लेप्टोमनिया। मनिया मतलब पागलपन या लत किसी चीज की। क्लेप्टोमनिया होता है कि आपको कुछ चुराने की लत लगी हुई है। मनिया मतलब अभी बताया पागलपन, क्लेप्टोमनिया। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग ऑन नंबर 20। नंबर 20 कह रहा है कि आपके सामने दो सेंटेंसेस है, ए एंड बी। अब उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन में अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, तो अब बताइए क्या बताना है कि भाई उनका सेम मीनिंग है, तो बताइए क्या मीनिंग होना चाहिए। जैसे आपको पहले में दिख रहा है, इट इज सर्टेनली अ थिंग विच टेम्प्ट्स पीपल। निश्चित तौर पे ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को टेम्प्ट करती है, मतलब लुभाती है, बुलाती है, मगर जानेगा नहीं वाला। ठीक है, लोगों को अपनी तरफ बुलाती है। बी कहता है आई टेक एक्सेप्शन टू व्हाट ही हैज जस्ट सेड। उसने जो बोला, मैं उसमें एक्सेप्शन मतलब मैं उसके थोड़ा खिलाफ हूं, मैं वो नहीं सोचता जो वो सोच रहा है, जो उसने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थिंग और एक्सेप्शन के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रहा है। कौन सा ऐसा शब्द है इन ऑप्शंस में से जो इन दोनों को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, जो उन दोनों को की मीनिंग बता रहा है। ठीक है, क्या ये प्रोटोटाइप है, क्या ये रिजेक्शन है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये इशू है। एक चीज के लिए देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। बोलते हैं ना कि भाई देखो वहां एक ऑब्जेक्ट पड़ी है, राइट, वहां एक ऑब्जेक्ट पड़ी है, एक चीज पड़ी है, तो वो चीज को आप ऑब्जेक्ट बोलते हो, और एक्सेप्शन को भी तो ऑब्जेक्ट बोलते हो। काफी ज्यादा देखा होगा सीरियल्स एंड मूवीज में, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट मतलब सामने वाला जो मुवक्किल है, मुवक्किल क्या होता है मतलब जो मेरे बगल वाला वकील जो बोल रहा है, मैं उससे कोई संबंध नहीं रखता हूं कि भाई जो बोल रहा है मैं भी कहूं कि हाँ ठीक बोल रहा है, नहीं वो गलत बोल रहा है। यानी कि आई एक्सेप्ट, आई ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई एक्सेप्ट मतलब ई एक्स सी पी टी वाला बोला मैंने। ओके, ध्यान रखेंगे। तो आई ऑब्जेक्ट जब आप बोलते हो मतलब नहीं, गलत बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑब्जेक्ट से बन जाएगा दोनों ही चीजों का मीनिंग। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन नंबर 21। वही सेम चीज है, लिखा है ए नंबर, लिखा है मैरिज प्रोवाइड्स अ हैप्पी बॉन्ड बिटवीन टू सोल्स। मैरिज जो है वो दो आत्माओं के बीच बीच में एक हैप्पी बॉन्ड प्रदान करता है, कि भाई दोनों लोगों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। एंड बी कह रहा है द जॉइनिंग ऑफ द थ्री टाउन्स इनटू वन पाव द वे फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एंटिटी। तीन टाउन्स थे, तीनों की ज्वाइनिंग हो गई, जोड़ दिया गया, जिससे एक ऐसा रास्ता निकला जिसने एक नई एंटिटी की रैपिड डेवलपमेंट के लिए मतलब रास्ता बना दिया। ठीक है, तो मैरिज और ज्वाइनिंग क्या हो सकता है, लिंकेज हो सकता है, यूनियन हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, या एडजस्टमेंट हो सकता है। अब आप कहोगे लिंकेज कनेक्शन सब सेम तो है, देखो जोड़, जोड़ना, ठीक है, तो जोड़ने से क्या हुआ, मैरिज एक यूनियन बन गया, राइट। आपने एक यहाँ पे फीमेल रखी, एक यहाँ पे मेल रखा, दोनों की शादी करा दी, तो ये आप कर रहे हो लिंकेज। लेकिन जोड़ने के बाद आपने कहा भाई ये तो शादी के रिश्ते में है, यानी कि ये तो इनका यूनियन है। सेम ऐसे तीन टाउन्स थे, आपने तीनों को क्या किया, जोड़ दिया। और जब जोड़ दिया तो अब आप लिंकेज, ये लिंकेज की बात नहीं करो, आप ओवरऑल की बात करो, और अगर ओवरऑल है तो तीनों तीनों जुड़ के क्या बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, राइट। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप मेरा जो ये लॉजिक है
है ना, जो मैं समझा रही हूँ कि क्यों हम सेकंड ही चूज कर रहे हैं, क्यों हम लिंकेज और कनेक्शन को नहीं चूज कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ प्लस की और इन डंडियों की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे आप यूनियन चूज करोगे, लिंकेज या कनेक्टर कनेक्शन नहीं करोगे, ठीक है। आगे आते हैं 22 पे। 22 क्या कहता है, अच्छा थोड़ी सी गलतियां थी इस पीपीटी में, इस पीडीएफ में, तो मैंने यहाँ जो गलतियां थी उनको वापस से सही कर दिया है, आप फिर से देखिएगा। नंबर 22 कहता है कि देयर आर 6 सेंटेंसेस। पहला वाला सेंटेंस आपका हिलेगा नहीं, लास्ट वाला सेंटेंस हिलेगा नहीं, यानी कि ये दोनों अपनी जगह पे स्थिर हैं। बीच के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हैं, उनको आपको अरेंज करना है एक सुटेबल अरेंजमेंट में, ठीक है। ऑन वन हैंड वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस, ओके। On the other hand, we behave as if we were still at the dawn of our civilization. एक तरफ हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियंस हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमारी सिविलाइजेशन अभी अभी शुरू हुई है, हम तो बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं है। थर्ड कहता है मर्डरर्स ऑफ आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज नॉट द वे टू प्लीज राम एंड रहीम। अपने खुद के भाई बहनों का मर्डर कर देना एक ऐसा रास्ता नहीं है कि आप इससे अपने भगवान को खुश कर लेंगे, चाहे राम चाहे रहीम। The citizen of the land where Buddha and Gandhi taught what? क्या पढ़ाया, क्या सिखाया? The principle of love and non-violence। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे ना, एक छोटा सा क्लू आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्लू क्या दिख रहा है, टॉट के आगे कुछ नहीं लिखा है, अगला सेंटेंस द प्रिंसिपल ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस। क्या पढ़ाया होगा, तो लव एंड नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को पढ़ाया होगा, यानी कि हिंट क्या मिला कि चौथे के तुरंत बाद आपका पांचवा आएगा, चौथे के तुरंत बाद पांचवा आएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ दिख रहा है, ओ भाई ये तो चारों में दिख रहा है, बहुत गंदा हिंट था, कोई बात नहीं। अब देखो एक और हिंट दिखाती हूँ। छठा क्या कहता है, नॉर डज इट फेच अस एनी प्रोस्पेरिटी। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रोस्पेरिटी नहीं देगी, कौन नहीं देगा, ये जो मर्डर्स हैं हमारे खुद के भाई बहनों का, वो ना तो राम और रहीम को खुश करेगा, ना ही आपको कोई समृद्धि देगा। यानी कि आपने क्या देखा, थर्ड वाला सेंटेंस बिल्कुल लास्ट में आना चाहिए। कहाँ आ रहा है थर्ड वाला सेंटेंस बिल्कुल लास्ट में, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 में आ रहा है, एंड दैट विल बी योर आंसर। ऑप्शन 4 में थर्ड वाला सेंटेंस बिल्कुल लास्ट में आ रहा है और वही आपका आंसर है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब आप एक बार क्या करिएगा, इसको बना के देखिएगा। चलिए मैं खुद ही बना के दिखाती हूँ। ऑन वन हैंड वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। एक तरफ तो हम बहुत प्राउड हैं अपने भारतीय होने पर, ठीक है। फिर द सिटीजन ऑफ द लैंड वेयर बुद्धा एंड गांधी टॉट। हम किस बात पे खुश हैं, हम बहुत किस बात पे प्राउड हैं कि हम उस जमीन के सिटीजन हैं जहां पे बुद्धा और गांधी ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, द प्रिंसिपल ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस को पढ़ाया, ठीक है। अगला क्या कहता है, सेकंड आना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमारी सिविलाइजेशन अभी बस शुरू ही हो रही है। और फिर आखिरी में क्या है कि हमारे जो खुद के भाई बहनों का कत्ल है वो किसी भी भगवान को खुश नहीं कर सकता, चाहे राम चाहे रहीम, ना ही नॉर डज इट फेच एनी प्रोस्पेरिटी, ना ही ये हमारे लिए कोई भी समृद्धि प्रोस्पेरिटी लेकर आता है। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। मूविंग ऑन 23, एंड आई थिंक ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। और देखो लाइव क्लासेस में 23 क्वेश्चंस 1 घंटे लग जाते हैं करने में, और पता नहीं चलता है कि टाइम कब निकला, है ना। और यहाँ देखो जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो फिर चीजें जल्दी जल्दी खत्म हो जाती हैं, है ना। चलो 23 क्या कहता है, इंडियाज मैसेज हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ लव एंड पीस। भारत का मैसेज हमेशा रहा है लव और पीस का। आर बुद्धा वॉज द लाइट ऑफ एशिया। हमारे जो बुद्ध थे वो कौन थे, लाइट ऑफ एशिया थे। इट हैज बीन अ सोर्स ऑफ लाइट एंड विजडम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट मतलब किसके लिए आया है, ये ध्यान देना है, कौन रहा होगा सोर्स ऑफ लाइट एंड विजडम बाकी विश्व के लिए। फिर चौथा कहता है अशोका मूव्ड बाय द हॉरर्स ऑफ कटिंग्स ने, यहाँ पे प्लीज इसको सही कर लीजिएगा, कलिंग्स वॉर, ठीक है। कलिंग का जो वॉर हुआ तो उसमें जो जितना ब्लडशेड हुआ था उसको देख के अशोक का जो बोल सकते हैं हार्ट जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुका था, है ना। हृदय द्रवित हो गया था कि भाई अब तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ठीक। अडॉप्टेड द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस। तो अशोका जो है कलिंग के वॉर से जो कि बिल्कुल हिल गए थे, उन्होंने अडॉप्ट किया मैसेज किसका, अहिंसा का। द ग्रेटेस्ट अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस रिसेंट ईयर वाज महात्मा गांधी। तो हाल फिलहाल के सालों में जो ग्रेटेस्ट एक होते हैं ना कि हाँ भाई ये तो मूर्त है,
किसकी मूर्त है? नॉन वायलेंस, अहिंसा की मूर्त कौन है? महात्मा गांधी रहे हैं। ही शोक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू नॉन वायलेंस। ये ही प्रोनाउन किसके लिए आया है? गांधी जी के लिए आया है। यानी आप समझे कि पांचवा होना चाहिए लास्ट में। पांचवा अगर लास्ट में होगा तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, बाकी तीन है। अब पता कर लो कि पहला कौन सा होगा, आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे पता करोगे? हमने क्या देखा था? इट लिखा हुआ था, राइट? क्या लिखा था? इट लिखा हुआ था। तो यहाँ जो इट लिखा है किसके लिए लिखा है? कौन है सोर्स ऑफ लाइट एंड विजडम? तो हमारा भारत ही रहा है। तो हम सबसे पहले ही लिखेंगे थर्ड को और आखिरी में लिखेंगे फिफ्थ को। और अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये चीज तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर इन क्वेश्चन नंबर 23। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई किसी चीज का कॉन्सेप्ट रह गया जो आपको नहीं समझ आया है, प्लीज आप उसको बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर देखूंगी। नेक्स्ट क्लास तो होपफुली हमारी लाइव क्लास होने वाली है, तो उसमें हम सारे ही डाउट्स को ले लेंगे, सारे डाउट्स क्लियर कर लिया करेंगे, ठीक है? बाकी पढ़ते लिखते रहिए। अगर लाइक नहीं किया इस सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको क्लास सच में पसंद आई भी है या नहीं आई है। और अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो भी सभी के साथ। और अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी वीडियोस आती रहती हैं, ढेर सारे सब्जेक्ट्स को लेके, ढेर सारे कोर्सेज को लेके। तो इसलिए काफी हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल आपके लिए। प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी आज के लिए इतना रहेगा। मैं चलती हूँ। पढ़ते लिखते रहिए, ध्यान रखिए और टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।